नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा जो है वो 10वीं कक्षा के लिए संस्कृत की कक्षा है और इस कक्षा में हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। कक्षाओं में हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन लिखा है और वाच्य परिवर्तन के क्रम में हमने दो चीजें देख ली हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। एक अंतिम जो है भाववाच्य वो अभी शेष है और उसे भी हम लोगों को देखना है, समझना है। जो अभी हम लोगों ने सीखा है, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसमें एक बड़ी बात आप लोगों ने ये शायद महसूस की होगी कि वाच्य परिवर्तन होने से जो सेंटेंस है वो उसका 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 थ्रो चेंज हो जाता है। मीन्स कर्तृवाच्य में सेंटेंस जो होता है वो सामने सामने दिखता है, क्लियर कट वहां बात होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा घुमा के हो जाता है। जैसे कि हमें जैसे कि हम लोगों को अगर करीमनगर जाना हो तो हमारे पास एक रास्ता है कि यहाँ से हम सीधे जाएंगे बस स्टैंड और एक बस पकड़ेंगे नॉन स्टॉप और सीधे करीमनगर पहुंच जाएंगे, ये आपका अग्रहारम होते हुए। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ बस पकड़िए, सिद्दीपेट जाइए, सिद्दीपेट जाने के बाद फिर से आप वो विमलावाड़ा जो है वो कमान जो है पड़ती है विमलावाड़ा वाले रास्ते पे, वहां पहुंचिए, फिर उधर से आप करीमनगर जाइए। तो कर्तृवाच्य जो है ना वो यहाँ से सीधी नॉन स्टॉप बस है और कर्मवाच्य यहाँ से सिद्दीपेट होते हुए विमलावाड़ा होते हुए जाने का है। तो ध्यान रखना है ये चीजों का। और हम लोग अब आरंभ करते हैं एक नया, और वो है हम लोग का भाववाच्य। भाववाच्य में हम लोग को क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। भाववाच्य जो है उसके लिए कुछ नियम आप लोगों को लिखवा देता हूं मैं, स्टार्टिंग के कुछ रूल्स लिखवा देता हूं कि भाववाच्य वस्तुतः है क्या। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग हेडिंग लिखिए भाववाच्य। भाववाच्य ये हेडिंग आप लोग लिखिए और इस हेडिंग में इस हेडिंग में आप लोग लिखिए अब कि भाववाच्य 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 के कर्ता में, भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता के लिए अगर कोई विशेषण पद, कर्ता के लिए अगर कोई विशेषण पद आया हो तो उस विशेषण में भी तृतीया होती है। कर्ता के लिए अगर कोई विशेषण पद आया हो तो उस विशेषण में भी तृतीया विभक्ति होती है। एक अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए अब, भाववाच्य हमेशा अकर्मक धातुओं में ही होता है। अब ये फिर झंझट हो गया है कि अकर्मक शब्द नया आ गया आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी मेहनत है हम लोग की संस्कृत में ना, यही है कि बहुत सारे नियम हैं, थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा होती है, थोड़ा सा इसका नियम का संसार बहुत बड़ा है। तो क्या हो गया इसको, हाँ, भाववाच्य में
अकर्मक धातु भाववाच्य अकर्मक धातु में अकर्मक धातुएं ही होती हैं, यही लिखवाया मैंने ना। हाँ हाँ, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक धातुएं ही होती हैं, बहुत अच्छा। या अकर्मक धातुओं की स्थिति में ही भाववाच्य होता है, मीनिंग सेम है। अब अकर्मक धातुएं हैं क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। धातुएं दो होती हैं, एक सकर्मक धातुएं होती हैं और एक अकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, सकर्मक धातुएं और अकर्मक धातुएं होती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अ, अकर्मक और सकर्मक को हम पहचानें कैसे, पहले ये जान लीजिए। अकर्मक धातुएं गिनती की होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं, आप उनको अंगुलियों पे गिन सकते हैं कि ये धातुएं ही अकर्मक होती हैं, और बाकी धातुएं जो हैं वो सकर्मक होती हैं। सकर्मक का मतलब क्या होता है कि जिन धातुओं के साथ कर्म जुड़ा होता हो, जिन धातुओं के साथ कर्म का कनेक्शन होगा वो सकर्मक होगी, जिनके साथ कर्म की जरूरत नहीं है वो अकर्मक होती हैं। जैसे अब आप लिखिए, अकर्मक धातुओं के बाद के नीचे लिखिए अकर्मक धातुएं डैश करके उनके नाम लिखिए आप। अकर्मक धातुएं डैश, मैं अकर्मक धातुओं की आपको लिस्ट बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाएं कि ये क्या करना है। कई बार हो सकता है कि आपको बोले कि अ, अकर्मक धातुओं के लिए आपको कई बार ये बोल सकता है कि इसको कर्तृवाच्य या भाववाच्य में ये वाक्य किसमें है ये बताइए। तो आप बता लेंगे बड़े आसानी से, आपको जब धातुओं का क्रम याद रहेगा तो आप बता लेंगे। पहचानने के और भी तरीके हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। तो लिखिए अकर्मक धातुएं डैश, उसमें अकर्मक धातुओं के नाम लिखने हैं। देखिए भू, भू दीर्घ उकार होगा, भू वामा अस, भू से बनता है भवती भवतः, अस से अस से होता है अस्ते स्तः संति। चलिए स्था, स्थास्यति ऐसा रूप बनता है। स्वप, स्था स्वप, स्वप में दंत्य स है और प हलंत है, दंत्य स और प हलंत स्वप। नेक्स्ट है शींग, तालव्य श है बड़ा वाला श, शी ङ ङ ङ, क ख ग घ ङ। तो फिफ्थ वन ङ और हलंत शींग। हस, हस हंसने वाली धातु, हस, हस में भी स हलंत होगा। और क्रीड, क्रीड डमरू वाला ड, तो क्रीड ड हलंत। ये धातुएं अकर्मक है, कुछ और भी होती हैं लेकिन आप लोगों के जो कॉमन है वो मैंने बता दी। ये ज्यादातर आपके बुक्स के साथ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट होने वाली हैं। दरअसल धातु अकर्मक धातुओं के लिए एक सूत्र है, एक एक पूरा श्लोक है, तो मैं वो लिखवा लिखवा के आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। आप लोगों को वैसे भी मैंने इतने सूत्र लिखवा दिए हैं कि लास्ट ईयर की क्लास 8 मुझे छोड़ के भाग गई। हाँ, यही सही है ना, बोलिए। मैंने इतना सूत्र लिखवा दिया कि लास्ट ईयर की क्लास 8 संस्कृत से ही उसका मन हट गया, जबकि मैंने उन लोगों के लाइफ टाइम बेनिफिट के लिए वो सिखाया था। अभी क्लास 10th वाले बच्चे हिंदी वाले मुझसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज हम लोग को एक बार पढ़ा दीजिए, वो हम लोग को ग्रामर का सेक्शन पढ़ा दीजिए। आज से नहीं, बहुत 2 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब मैं उन लोग को कहता था कि आप लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए तो वो नहीं पढ़ती थी ना, वो लोग कहाँ जाते थे, हिंदी क्लासेस के लिए भाग जाते थे। नुकसान किसका हुआ, उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ, मेरा थोड़ी हुआ। अब मैं क्या फिर से संधि पढ़ाऊंगा उन लोगों को, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, मैं अपने बच्चों के लिए फोकस करूंगा। मैं वो मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ा सकता हूँ। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, हमने क्या क्या लिखवाया, तीनों जरा पॉइंट मुझे बता दीजिए बेटा। हाँ हाँ बोलिए।
हम्म, बहुत अच्छे। एक और पॉइंट छूट गया, वो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक नहीं, दो दो पॉइंट अभी जरूरी है। पहला क्या, भाववाच्य में कर्म हमेशा लैप्स होता है, गायब होता है, कर्म नहीं होता है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है या कर्म का अभाव होता है। लिख लीजिए, कर्म नहीं होता है, सीधे वर्ड्स लिखिए आपको अपने लिए। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। कोई भी भाववाच्य का पद होगा तो वहां कर्म नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको हम देंगे तो समझ में आएगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, क्रिया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। यानी भाववाच्य तो बड़ा इजी हो गया। अब कुछ सोचना ही नहीं है कि किसको किसके साथ कनेक्ट करना है। क्रिया चाहे जैसी भी दी हो, कर्तृवाच्य में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें ला करके आपको एक वचन में ही करना है। तो य और ते लगा दिया, बात खत्म। य और ते लगा दिया, बात ही खत्म हो गई। ये बड़ा इजी हो गया ना। तो ये हम लोगों का जो है वो एग्जाम के रूल्स हो गए। और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखिए, हम लोग क्लास में कौन है? हाँ, चलिए, वॉयस में हम अरविंद का नाम बोलते हैं। तो अरविंदेन, अरविंदेन सुप्यते, अरविंद के द्वारा सोया गया। अरविंद सोया, इसका मतलब ये हो गया अरविंद सोया। स्व- सुप्यते, सुप्यते, दंत स होगा, ध्यान रखना। क्यों, हमने जो स्वप बोला था ना, स्वप धातु सोने के लिए होती है। तो वहीं से स्वपीति बनता है, सुप्यते बनता है। कर्तृवाच्य में स्वपीति बन जाएगा, कर्मवाच्य भाववाच्य में सुप्यते बन जाएगा। कर्मवाच्य में भी अगर एक वचन का कर्म होगा तो सुप्यते बन जाएगा। तो बाल क्या नाम लिया था हमने? अरविंद। अरविंदेन शुप्यते, अरविंद सोया। इसको, ये भाववाच्य का है। अब भाववाच्य है, इसको आप कर्म कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करिए। मैंने आपको कर्तृवाच्य और भाववाच्य के नियम बताए हुए हैं। कर्तृवाच्य, भाववाच्य के साथ अगर कर्तृवाच्य कनेक्ट है तो हमेशा तृतीया होगा, ये पक्का है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता तृतीया में चला जाएगा। तो अरविंदेन सुप्यते। अब इसको आप कर्तृवाच्य में ले जाएंगे तो कर्ता प्रथमा में जाएंगे, कैसे बनेगा? अरविंद, नहीं, सुप्यति नहीं बनता बेटा, स्वप धातु है तो स्वपीति बनता है। स्वपीति, स्वपीति। ध्यान रखिएगा, दोनों स्थितियों में प और त दोनों में छोटी मात्रा होगी, ह्रस्व ही। स्वपीति, अरविंद स्वपीति, ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। अरविंद स्वपीति, भाववाच्य में जाएगा तो कर्ता तृतीया बन जाएगा। अरविंदेन स्वपीति में स्वप धातु है, आपने स्वप निकाल लिया, और य और ते आपको लगाना है। लेकिन स्वप की स्थिति में सुप्य बनता है, सुप्यति सुप्यता ऐसे बनता है हम लोग का। तो हम लोग को कैसे बोलना पड़ेगा फिर? सुप्यते। कुछ कुछ आप लोग अपनी प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले के बहुत ढेर सारे शब्द रूप और धातु रूपों को याद करने की शायद आदत नहीं रही है। तो मैं अगर शब्द रूप धातु रूप याद कराऊंगा तो थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों को भी संस्कृत बोरिंग लगेगी, आप लोग टेंथ में छोड़ के भाग जाएंगे। आप लोग टेंथ में भी छोड़ के भाग जाएंगे, लास्ट ईयर की 8 क्लास की तरह ना। संस्कृत सर को छोड़ के चले जाएंगे आप लोग। तो उसके लिए एक ही तरीका है बेटा, थोड़ी मेहनत करनी है हमको। और इस मेहनत से
बार बार प्रैक्टिस करके वर्ड्स को, सिर्फ उस क्रियाओं को और शब्द रूपों को, मुझे अगर आप लोग बार बार एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, बुक्स में अगर वो कुछ आता है तो उसको पढ़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा कि आप बहुत आसानी से अपने दिमाग में एक फ्रेम बना सकते हैं कि अगर स्वपीति आया था और भाचे तो सुप्यते बन जाएगा, कर्मवाच्य है तो सुप्यते, सुप्येते, सुप्यंते, यह रूप बनेगा। जो हमने आपको अते एते और अंते बताया, वो एक भेजा हुआ है ना, आप लोग उसको याद करिए, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, जो हमने वहां पे अपलोड किया है आपके क्लासरूम में, वो आप लोग उसको याद कर लीजिए। सभी लोग एक बार उसको एक कॉपी में लिखिए, याद रहिए। मैंने सभी मुख्य धातु, मुख्य लिंगों बताए हुए हैं, लेकिन सभी को, आपकी सभी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आपके प्रश्न आते हैं वो क्या आएंगे, या लिट के आएंगे या लंग के आएंगे, लट लिट और लंग, कभी और भी लिंग, बहुत कम। तो एटलीस्ट वो तीनों को याद कर लीजिए आप लोग, और वो बहुत आसान है, ऐसा कठिन भी नहीं है, बहुत बहुत ही अलग नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और वो लगभग लगभग सारी धातुओं के साथ सेम चलता है। वो वस्तुतः हम लोग के यहाँ जो धातुएं होती है ना, तो अलग अलग गण है हमारे यहाँ, मतलब धातुओं की भी एक कैटेगरी बनाई गई है कि इस कैटेगरी की धातु जो रूप होगा वो इस पैटर्न पे चलेगा, दूसरी कैटेगरी की धातुएं होंगी उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, तीसरी का डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग होता है ना, अकारांत पुल्लिंग का कुछ अलग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग का कुछ अलग होता है, तो सेम वही चीज वहां पे है, उसको हम लोग बोलते हैं गण। अब वो बहुत लंबा डिस्कशन है, और आप लोगों के सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप परेशान होंगे और डाउटफुल हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा बेटा, अरविंद शुप्यति, अरे अरविंद स्वपीति, आंसर बना, आंसर बना अरविंदेन शुप्यते। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया स्वप धातु का ना, एक हंस धातु का भी एग्जांपल हम लोग देख लें। एक हम लोग हंस धातु का एग्जांपल देखते हैं, और हम लोग स्त्रीलिंग वर्ड यूज करते हैं। हम लोग की क्लास में कौन, किसका नाम मैं बताऊं? लड़कियों में कोई नाम अपना बोलिए, किसका नाम आना चाहिए मैं आप लोगों की कॉपी में? हम्म, चलो, हम आप लोगों की क्लास से अलग क्लास 6 की एक बच्ची का नाम बोलते हैं, वंदना। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, वंदना, वंदना हसती, वंदना हसती, ये बन गया आपका कर्तृवाच्य में, वो कर्तृवाच्य वाले कॉलम में लिखिएगा। और ये जब भाववाच्य में जाएगा तो क्या बन जाएगा? वंदना के लिए तृतीया में क्या रूप बनेगा? ठीक है, वंद वंदनया हस्यते, बहुत बढ़िया, हस धातु है, य और ते, हस्यते, वंदनया हस्यते, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, और कुछ एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। कौन सी धातु और हम लोगों ने देखी? हंस धातु का हो गया, पच भी हमने लिखवाया था कि नहीं? बहुत सारे हैं जो हमने लिखवाया नहीं है। दृश्य भी तो लिखवाया ना, दृश्य भी नहीं लिखवाया? अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। आ, स्ना धातु लिखवाई थी, कुछ भी नहीं लिखवाया जी तुम लोगों को तो। चलो, एक दो मैं अपनी ओर से एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ बेटा, एक दो एग्जाम्पल मैं अपनी ओर से आप लोगों को देता हूँ। क्या बताया था आप लोगों को? भूअस्था स्वप सिंह हस के लिए एक एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। किसको अपना नाम लिखवाना है कॉपी में? जल्दी बोलो, बॉयज सेक्शन से जल्दी बोलो बेटा, हम लोग के पास टाइम कम है, मस्ती करने में चला जाएगा हम लोग का। बॉयज सेक्शन में किसका नाम लिखूं? ये विराज, बहुत अच्छे, विराज।
तो चलिए सभी लोग लिखिए, विराजः, विराजः कंदुकेन क्रीडति। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना रहा हूं। विराजः कंदुकेन क्रीडति। यहां एक बात बताइए मुझे, कंदुकेन में क्या है, कौन सी विभक्ति है? तृतीया एक वचन है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ रहे हैं। वहां पे कर्ता और कर्म की बात हुई थी, करण की तो कोई बात ही नहीं हुई थी ना। इट मीन्स करण में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, करण जैसा है वैसे ही उसको छोड़ दें। अब देखिए, विराजः एक वचन का कर्ता है, हम लोग भाववाच्य बनाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा ये कर्ता? तृतीया पहुंच जाएगा, तृतीया पहुंच जाएगा। अब मैं जिससे पूछ रहा हूं वो बताएगा मुझे, विराज शब्द के लिए तृतीया में एक वचन में क्या रूप बनेगा? मेधा। हाँ, प्रथमा एक वचन में विराजा है, बहुत अच्छे। अगर हम उसको तृतीया में ले जाएंगे, जब हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो तृतीया एक वचन में चला जाएगा वो। तृतीया एक वचन में विराज शब्द का क्या रूप बनेगा? विराजेन कंदुकेन। बहुत अच्छे, कंदुकेन वो जैसे है वैसे ही रहेगा। विराजेन कंदुकेन, वहां पे क्रिया थी क्रीडति, यहाँ पे क्रिया क्या बन जाएगी? क्रीड ज्यादा है, क्रीड्यते। विराजः कंदुकेन क्रीड्यते, ड में हलंत होगा। क्रीड्यते जब आप लिखेंगे तो ड में हलंत होगा। तो विराजेन कंदुकेन क्रीड्यते। और एक हंस धातु मैंने बताया कि नहीं, हंस की कोई क्रिया बताई थी आपको? हंस का एग्जाम्पल नहीं बताया। ठीक है, हंस, ओके, हंस कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा। तो हंस कंप्लीट हो गया, स्व भी क्रिया कंप्लीट हुआ ना? हम्म। चलो, चलो बाकी का छोड़ देते हैं, बाकी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आसान नहीं है। हम लोग बाकी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपना, ये आज का हम लोग का ओवर होता है तो हम लोग अब अगले 2 दिनों तक यही काम करने वाले हैं। अगली 2 क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे, या फिर देखता हूँ मैं इधर का स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का कर्म सॉरी कारक प्रकरण, प्रकरण मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और ये दोनों का मैं कंबाइंड करके किसी एक दिन मैं आप लोग से ऑनलाइन ही कुछ पूछना शुरू करूंगा, या कोई टेस्ट जैसा ले लूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक और एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। लिख धातु का एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। लिख धातु में भी जो है वो अकर्मक धातु में ही आती है, लिख धातु भी। लिख धातु अकर्मक, अकर्मक का क्या मतलब? जहां कर्म ही ना हो। अब लिख में जैसे मैं बोलूं कि अभिनया कलम से लिखती है, अभिनया कलमेन लिखती, तो कलमेन लिखती, हम हमको इस पूरे सेंटेंस में अगर कर्ता के बाद कर्म के लिए को आता है ना, आप किसी तरीके से को लिख, को बताने का कोई एग्जाम्पल बनाइए, बन ही सकता है। लिख, जब भी लिखने का इशू आएगा तो को नहीं आएगा, को ऑटोमेटिक आ ही नहीं पाएगा, शिफ्ट ही नहीं होगा वो। जैसे आप बताने की कोशिश करिए, अभिनया माता को कलम से पत्र लिखती है, मैंने तो को ला के दिखा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस पूरी प्रक्रिया में पत्र कहाँ चला गया? माता के लिए चला गया। माता जो हो गई वो कर्म हो गई, और लिखती क्रिया के लिए कर्म जो है वो माता हो गई। लिखत क्रिया के लिए अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक धातुएं भी होती हैं, द्विकर्मक भी बोलते हैं। द्विकर्मक उसको बोलते हैं जो दोनों के साथ सेट होती है, मतलब अकर्मक में भी सेट हो जाती है, सकर्मक में भी सेट हो जाती है, उसको द्विकर्मक धातु बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि माता को पत्र लिखती है ना, इस पूरे इस पूरे सेंटेंस में आप बताइए कि कर्म क्या होगा?
अभिनया माता को पत्र लिखती है। इसमें कर्म क्या होगा बेटा? लेट नहीं हो रहा हम लोग का ना? ओके। हाँ, इसमें पत्र जो है वह क्या बन जाएगा? कर्म हो जाएगा। माता कभी कर्म नहीं बनेगी, पत्र बनेगा आपका कर्म। लेकिन पत्र के साथ आपने को वर्ड यूज किया? नहीं यूज किया ना। लिखती क्रिया जो है वो द्विकर्मक में आती है, उधर भी शिफ्ट होती है, इधर भी शिफ्ट होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसी क्रियाएं जब भी आएंगी तो आपका कर्म जो है ना वो बड़ा डिसबैलेंस दिखाई पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कर्म किधर है। कुछ लोग बताएंगे माता को बोल रहे हैं सर, तो माता उनकी कर्म हो गई। आपने बोला पत्र कर्म हो गया, कर्म पत्र क्यों हुआ? कि कर्तु ईप्सिततमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा पसंद था। पसंद तो पत्र है ना, माता नहीं पसंद है, पत्र पसंद है। पत्र लिखेगा तभी तो माता तक पहुंचेगा। ओके ना? चलिए, तो हम लोग एक लिखती क्रिया का एग्जाम्पल भी बना लेते हैं कि अभिनया, तो मैं अभिनय करना बताता हूँ, लड़कियों के नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैं क्लास 8 की बच्ची का नाम बताता हूँ, अर्चना। चलो अर्चना का नाम हम लोग लिखते हैं। अर्चना, अर्चना कलमेन लिखती, ये कर्तृवाच्य का वाक्य बन गया। अर्चना कलमेन लिखती। कलमेन, चूंकि कलमेन पद जो है वो क्या है? करण है, और करण का कोई लेना देना ही नहीं है, तो करण जैसे है वैसे शिफ्ट हो जाएगा। और अर्चना एक वचन में है, हम लोग भाववाची में जाएंगे तो बहुवचन, सॉरी, प्रथमा में है, उसको तृतीया में हमको शिफ्ट करना है। तो क्या बन जाएगा? अर्चनया। अर्चनाया नहीं बनेगा बेटा, अर्चनया। अर्चनाया बोल देंगे तो षष्ठी पहुंच जाएगा। अर्चना, आगे बोलिए। कलमेन लिख्यते, बहुत बढ़िया। अर्चनया कलमेन लिख्यते। एक आप लोगों को बहुवचन का उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमने बोला है ना कि क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, भाववाची में क्रिया हमेशा होगी। अब मैं एक आपको एग्जांपल बहुवचन का देता हूं, कर्तृवाची बहुवचन का। क्या? नर्तकी, नर्तकी, या लिखिए अभिनेत्री। नर्तकी या अभिनेत्री, नर्तकी लिखिए, कोई बात नहीं। नर्तकी, नर्तकी मत लिखिए। बहुवचन में नर्तकी शब्द का बहुवचन में क्या रूप बनेगा बेटा? नदी, नद्यौ, नद्यः ना। तो नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। नर्तकी मत लिखिए, नर्तक्यः लिखिए, तभी तो बहुवचन बनाऊंगा। नर्तक्यः, नर्तक्यः। नर्तक्य में त जो त के ऊपर ऊपर र रहेगा, और आधा क होगा, य होगा, और य के साथ विसर्ग होगा। नर्तक्यः नृत्यन्ति, नर्तक्यः नृत्यन्ति। नर्तकियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। डांसर्स आर डांसिंग। ओके, नर्तकियां नाच रही हैं, ये इसकी मीनिंग हो गई। ये है हम लोगों का कर्तृवाच्य। जब हम लोग कर्मवाच्य में शिफ्ट होंगे तो नर्तकी शब्द कहाँ था? नर्तकी जो करता है वो किसमें है? प्रथमा बहुवचन में है। तो हम लोग तृतीया बहुवचन में पहुंच जाएंगे, तृतीया बहुवचन में पहुंच जाएंगे। क्या बनेगा रूप? नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नदी, नदीम, नदी, नदीः, नद्याः, नदीभ्याम, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। तो उसी तरह नर्तकीभिः, नर्तकीभिः, ये हमारा रूप बन गया। कर्ता हम लोग का क्लियर हो गया, कर्म गायब है, कर्म तो है ही नहीं, होना ही नहीं है, कर्म हो ही नहीं सकता। तो अब बचेगा क्या? क्रिया बची। नृत्यंती क्रिया थी, बहुवचन में क्रिया थी। बहु बहुवचन में क्रिया है तो फिर नृत्यते क्यों? नृत्यंते,
भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, इसलिए नृत्यन्ते यह रूप नहीं बनेगा। नृत्यते, नृ नौ के नीचे री की मात्रा, नृ आधा तो यो और ते, नृत्यते, नर्तकी भी ही नृत्यते। तो एग्जाम्पल कितने हो गए बेटा? 4-5 एग्जाम्पल हुए कि नहीं? 5 एग्जाम्पल्स हो गए। चलो, तो एग्जाम्पल्स कुछ आपको हमने बता दिए। अब हम लोगों का आज ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पूरा होता है। मैं बहुत शीघ्रता से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को अगले 1 मिनट में बता देता हूं। मेरी भी क्लास है, शायद आप लोगों की भी क्लास होगी। बहुत शीघ्रता से बताता हूं। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया होगी। कर्म हमेशा द्वितीया में होगा। ये कर्तृवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में जब हम लोग जाएंगे तो प्रथमा विभक्ति का कर्ता जो होगा वो तृतीया विभक्ति में शिफ्ट हो जाएगा। द्वितीया विभक्ति का जो कर्म है वो प्रथमा में शिफ्ट हो जाएगा। क्रिया जो कर्ता के अकॉर्डिंग थी वो कर्म के अकॉर्डिंग हो जाएगी। वचन का हमेशा ध्यान रखना है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। जैसा वचन कर्तृवाच्य के कर्ता का होगा वैसा ही क्रिया का वचन होगा। कर्मवाच्य में जैसा कर्म का वचन होगा वैसा ही वचन निर्धारित होगी। अब हम लोग आ जाते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य क्या है कि भाववाच्य में हमेशा कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा। कर्म ये जो है ना सेकंड नंबर का, ये गायब रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे जीरो है, वो कर्म है नहीं, एब्सेंस है, एब्सेंट है वहां पे। और क्रिया जो है वो कैसी होगी? हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। एक बड़ी छोटी सी और बात जो भाववाच्य में कॉमन है वो ये है कि आपको हमेशा जो क्रिया है, सॉरी, हाँ क्रिया, सॉरी मैं बोल रहा, हाँ क्रिया जो है वो अकर्मक धातुओं की क्रिया के साथ ही आपके कर्तृवाच्य भाववाच्य के रूप बनेंगे। अगर धातु सकर्मक होगी तो वहां पे रूप नहीं बनेगा, अकर्मक होगी, द्विकर्मक होगी तभी बन पाएगा। तो आप इन दोनों बातों को, इन सारी बातों को छोटे में मैंने बताया, याद रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों की बुक्स में अब मैं जो काम दे रहा हूं, आप लोगों का आज का होमवर्क यही हो जाएगा कि आप अपनी अभ्यासवान भव ये पुस्तक उठाइए। मैंने जो अते एते अंते वाला फार्मूला शिफ्ट किया है, आप लोगों को प्रोवाइड कराया, वो फार्मूला याद करिए। और मैंने पहले दिन जो आपको लिखाया था कि धातु प्लस य प्लस जो उपसर्ग है यानी अते एते अंते, इसको आप फिट करिए। और मैक्सिमम जगहों पे वो चीजें फिट होंगी, कहीं कहीं डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा। और ये आपकी बुक में जितना दिया हुआ होगा अभ्यासवान भव, इस पुस्तक में जितना भी वाच्य परिवर्तन दिया है सारा एग्जाम्पल आप कर डालिए। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स के लिए आप लोगों को मैं 2 दिन का वक्त देता हूं। आप हम लोग का आज 4 है ना, कल 5 है। हाँ, तो देखते हैं कल क्लासेस हम लोग की होती हैं या क्या करते हैं, कैसा ऑर्डर आता है। लेकिन क्या करना है कि आप लोगों को मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। मंडे के बाद जब भी, संडे के बाद जब भी हमारी क्लासेस होंगी, सारे बच्चे उस क्लास के पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मतलब संडे के बाद, मंडे के दिन से आप लोग मुझे वो सारे एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिख करके और भेजेंगे। जहां डाउट होगा वो डाउट आप मुझसे पूछिएगा। तो ये हम लोग की आज की कक्षा है। आप लोग रुकिए, मैं कुछ और बात भी कहना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।